Hello aspirants, welcome to my YouTube channel Aspire Target Achieve. I Shweta going to discuss about the topic महात्मा गांधी यानी कि 1869 से लेकर 1948 तक के सफर के बारे में आज हम बात करेंगे, गांधीयन एरिया के बारे में बात करेंगे। शुरुआत करने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पे एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक गिवन है, वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ को अपने सामने रख लीजिएगा, फिर पढ़ने में मजा आएगा। स्टार्ट करते हैं महात्मा गांधी के बारे में। बर्थ ऑफ महात्मा गांधी। बर्थ हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को। बर्थ प्लेस थी पोरबंदर, गुजरात। रियल नेम है इनका मोहनदास करमचंद गांधी। कुछ अन्य नाम भी हैं जैसे कि बापूजी, द फादर ऑफ नेशन। अब क्वेश्चन आता है कि द फादर ऑफ नेशन इनको किसने टाइटल दिया था, तो वो थे सुभाष चंद्र बोस। ये भी पूछ लिया जाता है कि सुभाष चंद्र बोस को महात्मा गांधी ने क्या नाम दिया था, तो उनको नाम दिया था प्रिंस ऑफ पैट्रियट। पैट्रियट जो है उसका मतलब होता है देशभगत। एक तरह से बोला जा सकता है कि देश का राजा या देश का राजकुमार, ये बोला था महात्मा गांधी ने सुभाष चंद्र बोस को। और वहीं ये भी पूछ लिया जाता है कि महात्मा का टाइटल गांधी जी को फर्स्ट टाइम किसने बोला था, तो वो थे रविंद्रनाथ टैगोर। और रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव किसने बोला था, वो थे महात्मा गांधी। ये कुछ कॉम्प्लेक्स चीजें हैं जो कि याद रखनी बहुत जरूरी है। बहुत क्वेश्चन आते हैं इसके रिलेटेड कि किसने किसको क्या टाइटल दिया। ठीक है, फिर उसके बाद है इनके फादर जो थे वो थे करमचंद गांधी और पेशे से वो दीवान थे। मदर थी पुतलीबाई गांधी। स्पाउस थी, वाइफ थी इनकी कस्तूरबा गांधी। गांधी जी इनको प्यार से बहा कह के बुलाते थे। और इनकी जो शादी थी वो हो गई थी 13 साल की उम्र में, यानी कि जब महात्मा गांधी 13 साल की उम्र में थे तब इनकी शादी कर दी गई थी कस्तूरबा गांधी के साथ। क्वालिफिकेशन की बात करें तो ये है बैरिस्टर क्वालिफाइड, मतलब कि लॉ की पढ़ाई की है इन्होंने लंदन से। जो बंदा लॉ की पढ़ाई लंदन से करता है उसे बैरिस्टर बोला जाता है। बैरिस्टर इनकी क्वालिफिकेशन है। फर्स्ट केस जो है वो इन्होंने साउथ अफ्रीका में लड़ा था। किसका लड़ा था, दादा अब्दुल्ला। दादा अब्दुल्ला का फर्स्ट केस लड़ा था, जो कि पोरबंदर के मुस्लिम ट्रेडर थे और वो साउथ अफ्रीका में इनका केस लड़ा गया था। फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन ओपन्ड बाय गांधी, that is Natal Congress in South Africa. He also formed Phoenix Farm near Durban in 1904. He started newspaper named Indian Opinion, यानी कि भारतीयों की विचारधारा, इन साउथ अफ्रीका। ये कुछ चीजें हैं जो कि साउथ अफ्रीका में फर्स्ट टाइम गांधी जी ने स्टार्ट की थी। और इनके बारे में पूछा जाता है कि साउथ अफ्रीका में क्या किया था, ऑर्गेनाइजेशन कौन सी खोली थी, तो नेटल कांग्रेस। या फिर न्यूज़पेपर कौन सा स्टार्ट किया था, इंडियन ओपिनियन। न्यूज़पेपर बहुत स्टार्ट किए हैं गांधी जी ने, पर बात आती है साउथ अफ्रीका में कौन सा किया था, उसका होगा इंडियन ओपिनियन। आगे बढ़ते हैं। साउथ अफ्रीका, गांधी जी फर्स्ट टाइम यूज्ड सत्याग्रह एज अ वेपन। गांधी जी ने फर्स्ट टाइम सत्याग्रह को एज अ हथियार कहाँ पे यूज किया था, साउथ अफ्रीका में यूज किया था। इस गांधी जी के बहुत सारे टीचर्स हुए हैं, जैसे कि स्पिरिचुअल टीचर वो थे लियो टॉल्स्टॉय, और वहीं पे पॉलिटिकल टीचर जिन्होंने पॉलिटिक्स की टीचिंग ली वो थे गोपाल कृष्ण गोखले, जिनको फर्स्ट टाइम गांधी जी मिले थे 1912 में। ऑटोबायोग्राफी। अब बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी में मतलब क्या है, डिफरेंस क्या है। बायोग्राफी होती है किसी पर्सन द्वारा किसी अनदर पर्सन के ऊपर उनकी उसकी जीवनी लिखना, और ऑटोबायोग्राफी होती है खुद अपने ऊपर जीवनी लिखना अपनी। ऑटोबायोग्राफी उन्होंने लिखी थी, गांधी जी ने खुद लिखी थी, जिसका नाम था माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ। टाइटल उन्होंने दिया था मेरे एक्सपेरिमेंट्स सच के साथ। गांधी केम बैक टू इंडिया ऑन 9 जनवरी 1915। डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है, पूछ ली जाती है, क्वेश्चन आ जाता है कि गांधी जी इंडिया में कब वापस आए थे। तो वो था 9 जनवरी 1915। न्यूज़पेपर ऑफ गांधी। न्यूज़पेपर कौन कौन से हैं इन्होंने लिखे थे जो स्टार्ट किए थे, पहला था इंडियन ओपिनियन जो साउथ अफ्रीका में स्टार्ट किया था, भारतीयों की विचारधारा, दूसरा हरिजन, तीसरा यंग इंडिया और चौथा नवजीवन। रेलवे स्टेशन रिलेटेड टू महात्मा गांधी वॉज सेंट पीटर हर्ट्सबर्ग रेलवे स्टेशन। अब ये रेलवे स्टेशन कैसे रिलेट करता है महात्मा गांधी को,
तो ये स्टोरी है। हुआ क्या था, महात्मा गांधी जा रहे थे सेंट पीटर्सबर्ग रेलवे स्टेशन से, और इनके पास बुकिंग क्लास की टिकट थी। पर टीटी ने उस वक्त काली चमड़ी का, वहां पे रेसिज्म चल रहा था, तो इन्होंने देखा कि काली चमड़ी का बंदा है ये, तो उन्होंने क्या किया कि उसकी टिकट नहीं देखी, महात्मा गांधी की टिकट नहीं देखी, और उनको पकड़कर बाहर निकाल दिया ट्रेन से। सो ये थी कहानी, और इसका नेम चेंज करके अब रखा गया है महात्मा गांधी रेलवे स्टेशन। हुआ क्या था, हाल ही में नरेंद्र मोदी जी वहां पे विजिट किया था उन्होंने। वहां पे इन्होंने मिलके सेंट पीटर हर्ट्सबर्ग रेलवे स्टेशन का नाम चेंज करके महात्मा गांधी रेलवे स्टेशन रखा गया। अब बुक्स कौन कौन सी है गांधी जी की? ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस आर माई टू वेपन्स। सच और नॉन वायलेंस मेरे दो हथियार हैं। हिंद स्वराज एंड माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, दैट वॉज ऑटोबायोग्राफी ऑफ गांधी जी। Mahatma Gandhi made ashram named Sabarmati Ashram in Ahmedabad on the bank of Sabarmati River in 1917. Son is very important. 1917 में इन्होंने एक आश्रम बनाया था, साबरमती आश्रम। कहाँ पे बनाया था? अहमदाबाद में, साबरमती रिवर के किनारे पे। आश्रम का जो नाम है वो है साबरमती आश्रम, और इसका दूसरा नाम जो है गांधी आश्रम से भी इस आश्रम को जानते हैं। और दिस आश्रम इज ऑल्सो कॉल्ड हाउस ऑफ पीस, शांति का घर भी बोला जाता है इस आश्रम को। मूवमेंट्स ऑफ महात्मा गांधी। मूवमेंट्स कौन कौन सी चलाई हैं महात्मा गांधी ने? पहली जो मूवमेंट थी इंडिया में वो थी चंपारण सत्याग्रह। अब चंपारण जो है वो बिहार में पड़ता है। बिहार में ये मूवमेंट चलाई गई थी। कब चलाई थी? 1917 में। हुआ क्या था कि वहां पे इंडिको ट्रांसप्लांट को लेकर ये चलाई गई थी मूवमेंट। दाम एक पॉलिसी थी, सरकार ने बोला था, ब्रिटिश सरकार ने बोला था कि अगर कोई फार्मर के पास 20 बीघा का खेत है, मान लीजिए 20 बीघा का खेत है एक फार्मर के पास, 20 में से 3 बीघा पे वो, उससे मिनिमम 3 बीघा पे कंपलसरी है कि इंडिको का ट्रांसप्लांटेशन करनी होगी। इंडिको क्या है? जिससे नील निकलता है। इन्होंने क्या करना था, उस फार्मर से इंडिगो लेके, नील लेके सस्ते भाव में यूरोप में जाके उस नील को ज्यादा भाव पे बेचना था। यहाँ पे जो फार्मर्स थे उन्होंने उन्हें भी बहुत चुभ रहा था कि हमें नहीं करनी है खेती। तो यहाँ पे 3 कट्ठिया सिस्टम इसको बोला गया है। 3 कट्ठिया सिस्टम मतलब 3/20, 3/20। ठीक है, 20 में से मिनिमम 3 में तो खेती करनी पड़ेगी। गांधी जी ने सत्याग्रह छेड़ा था यहाँ पे। पहला सत्याग्रह था इंडिया में ये वाला। वैसे दूसरा सत्याग्रह था। गांधी जी विद द हेल्प ऑफ राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद कौन है? फर्स्ट प्रेसिडेंट थे हमारे इंडिया के राजेंद्र प्रसाद, उनकी हेल्प के साथ। और अनुग्रह नारायण सिन्हा, ब्रिजकिशोर प्रसाद, रामनवमी प्रसाद, मजूर उल हक एंड जेबी कृपलानी। अब इन नामों में से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है, पहला तो है राजेंद्र प्रसाद, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, दूसरे हैं जेबी कृपलानी। जेपी कृपलानी कौन है? अब इन्होंने मोटिवेट किया था सारे फार्मर्स को कि जाके गांधी जी का साथ दे सत्याग्रह में ब्रिटिशर्स के खिलाफ। तो सारे पीजेंट्स जो थे, सारे फार्मर्स जो थे, वो वहां पे गए थे। अब जेबी कृपलानी की बात कर लेते हैं। जेबी कृपलानी 1947 में आजादी के वक्त आईएनसी के, आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे। तब आजादी के वक्त आईएनसी के प्रेसिडेंट जेबी कृपलानी थे। और इनकी जो वाइफ थी सुचेता कृपलानी, सुचेता कृपलानी, वो वो जो थी फर्स्ट सीएम थी, फर्स्ट फीमेल सीएम ऑफ इंडिया वाज सुचेता कृपलानी। कहाँ की सीएम बनी थी? वो बनी थी यूपी की सीएम, फर्स्ट फीमेल सीएम थी। Encouraged the peasants to offer satyagrah. Gandhiji was arrested and then made a member of the inquiry committee of June 1917. गांधी जी को सत्याग्रह करने के बाद उन्हें अरेस्ट कर लिया गया और उनके ऊपर एक इंक्वायरी बिठाई गई, इंक्वायरी कमेटी बिठाई गई जून 1917 में। फिर उनके खिलाफ कुछ भी ऐसा नहीं निकला जिसके कारण उनको छोड़ दिया गया। और जो चंपारण एग्रीरियन एक्ट इन्होंने निकाला था, वो 3 कट्ठिया सिस्टम जो था वो रद्द कर दिया गया, एबॉलिश कर दिया गया। ये जो फर्स्ट मूवमेंट थी महात्मा गांधी की इंडिया में, जो कि सक्सेसफुल रही। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक।
अहमदाबाद मिल स्ट्राइक जो थी वो मार्च 1918 में की गई थी। ये जो सन है, ये जो मतलब मूवमेंट्स चलाई गई हैं, ये याद रखनी है कौन सी सक्सेसफुल रही है, उसके बारे में भी ध्यान रखना है। इट वॉज ड्यू टू द डिस्प्यूट बिटवीन वर्कर्स एंड इंडियन मिल ओनर्स ओवर द प्लेग बोनस। प्लेग एक तरह की वहां पे 1918 में इंडिया में महामारी थी। जैसे कि अभी 2020 में कोरोना फैला था ना, वैसे ही प्लेग की एक महामारी तब फैली हुई थी, जिसके कारण एक लड़ाई छिड़ गई थी वर्कर्स के बीच में और इंडियन मिल ओनर्स के बीच में। जो वर्कर्स थे वो डिमांड कर रहे थे कि उनकी पर डे की सैलरी में 50% इंक्रीमेंट हो, ताकि उन्हें प्लेग का बोनस मिले, प्लेग के इंक्रीमेंट मिले। और वहीं दूसरी तरफ जो इंडियन मिल ओनर्स थे वो बोल रहे थे कि आपको 30% प्लेग का बोनस मिल जाएगा, वो सिर्फ एक टाइम पे मिलेगा, मतलब एक बार दिया और उसके बाद खत्म, दूसरी बार नहीं मिलेगा। तो ये जो इसमें गांधी जी ने वर्कर्स का साथ दिया था और हंगर स्ट्राइक पे वो बैठे थे। सो पहली बार गांधी जी ने इंडिया में भूख हड़ताल की थी अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में, जिसमें वो सफल रहे थे। तीसरा जो खेड़ा सत्याग्रह है, तीसरा सत्याग्रह था, पहला था जो साउथ अफ्रीका में किया था, दूसरा था जो फर्स्ट टाइम इंडिया में किया था चंपारण सत्याग्रह, और तीसरा जो है वो है खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा एक डिस्ट्रिक्ट है गुजरात में, ये 1918 में किया था। The satyagraha was due to the failure of crops, due to which peasants were in stress and the government ignored their appeals for the remission of land revenue. अब हुआ क्या करता था कि जो ब्रिटिश सरकार थी वो फार्मर्स से लैंड का रेवेन्यू लेती थी, टैक्स वसूल करती थी। अब हुआ क्या था कि फेमाइन पड़ गया था, अकाल पड़ गया था, जिसके कारण जो क्रॉप्स थी वो सारी डैमेज हो चुकी थी। जो फार्मर्स थे वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में थे कि क्रॉप तो सारी, फसल तो सारी बर्बाद हो चुकी है, अब गवर्नमेंट को कैसे देंगे पैसे, पहले तो घर नहीं चल रहा है, ऊपर से गवर्नमेंट को भी पैसे देने हैं। तो उन्होंने गांधी जी के पास जाके बात की और गांधी जी ने एक सत्याग्रह छेड़ा। उसमें जो सत्याग्रह में जो लीडर्स ने सपोर्ट किया गांधी जी को, वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। एक तो ये नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है, एक सरदार वल्लभ भाई पटेल और दूसरा है महादेव देसाई। ठीक है, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल वॉज द फर्स्ट होम मिनिस्टर एंड फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। ठीक है, और जो महादेव देसाई थे वो थे निजी सेक्रेटरी, पर्सनल सेक्रेटरी ऑफ महात्मा गांधी, यानी कि ये बहुत ज्यादा क्लोज थे। मतलब सबसे ज्यादा क्लोज कौन था महात्मा गांधी के? महादेव देसाई। सो ये दो नाम बहुत इंपॉर्टेंट है खेड़ा सत्याग्रह के, जिन्होंने गांधी जी को इस मूवमेंट में साथ दिया। नेक्स्ट है रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट को एक तरह से हम काला कानून भी बोल सकते हैं। अब काला कानून कैसे था? ये जो एक्ट था ये पास किया था सर सिडनी रॉलेट ने, इसलिए इसका नाम रॉलेट एक्ट पड़ा। ऑन द बेसिस ऑफ दिस रिपोर्ट, द एनर्शियल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट 1919, प्रॉपरली नोन एज रॉलेट एक्ट, इसी के कारण इसका नाम रॉलेट एक्ट पड़ा, was passed by the Imperial Legislative Council in Delhi on 18 March 1919। 18 मार्च 1919 को ये जो एक्ट था वो पास किया गया। दिस लॉ enabled the government to suspend the right of habeas corpus, that means police have right to arrest any person without any trial for 2 year maximum। किसी भी इंडियन को शक के आधार पे 2 साल की सजा सुनाई जा सकती है, 2 साल की जेल हो सकती है। ये तो चलो कोई बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं थी कि 2 साल की जेल में डाल दिया। 2 year jail to any person, any Indian on the basis of शक। ठीक है, शक के बेसिस पे वो उनको डाल रहे थे जेल में। दूसरी बात ये थी कि अब वो जो पर्सन है उसे ना तो कोर्ट में जाने की इजाजत है, वो 2 साल परमानेंट के अंदर ना वो कोर्ट में जा सकता है, ना वो वकील कर सकता है, ना वो दलील कर सकता है, ना वो अपील कर सकता है। इसमें बोला था गांधी जी ने, गांधी जी गेव अ स्टेटमेंट अबाउट दिस लॉ, नो वकील, नो दलील, नो अपील। ठीक है, दैट मीन्स नो प्लीज, नो लॉयर, नो अपील। ऑन ऑल इंडिया Hartal was organized by Swami Shraddhanand on 6 April 1919. In this, Gandhiji arrested in Palwar and two prominent leaders of Punjab, Dr. Satyapal and Dr. Saifuddin Kichlu, were arrested in Amritsar. This act was the biggest failure of Gandhi ji। अब गांधी जी ने इस पे स्टेटमेंट दी थी कि ये ब्लैक एक्ट
ठीक है, काला कानून है जिसमें कोई इंडियन को कोई हक नहीं है दलील करने का, कोई हक नहीं है वकील करने का, और कोई हक नहीं है अपील करने का। ये उन्होंने स्टेटमेंट दी थी, जिसके तहत ऑल इंडिया हड़ताल ने एक ऑर्गेनाइज की थी। स्वामी श्रद्धानंद जी ने एक ऑर्गेनाइज की थी ऑल इंडिया हड़ताल। ठीक है, 6 अप्रैल 1919 को। इसमें गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया था पलवार में, और दो प्रोमिनेंट लीडर्स पंजाब के, जो दो नाम है डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, को अरेस्ट कर लिया गया था अमृतसर में। ये जो एक्ट था बिगेस्ट फेलियर था गांधी जी का, इसमें इनकी कोई बात नहीं मानी गई थी। बाग मैसेकर ये सबसे गंदा वाला मैसेकर था जो कि अमृतसर में हुआ था। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में। अब हुआ क्या था कि रॉलेट एक्ट के तहत दो इंपॉर्टेंट लीडर्स डॉक्टर किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया गया था शक के आधार पे। और इन दोनों की जो गिरफ्तारी का विद्रोह करने के लिए कुछ लोग इकट्ठा हुए थे जलियांवाला बाग में। और जिस समय ये मैसेकर हुआ तब वायसरॉय ऑफ इंडिया जो था वो था लॉर्ड कैल्म्सफोर्ड। उसके नेतृत्व में ब्रिगेडियर जनरल रेजिनल डायर ने मार्च किया बाग में, और विदाउट एनी वार्निंग उसने गोलियां बरसा दी क्राउड पे। और ऑफिशियल रिपोर्ट के अनुसार तब 380 के करीब, यानी कि 379 पीपल जो थे, वो उनकी हत्या कर दी गई थी गोलियों के साथ। और 1137 जो थे वो वाउंडेड हो गए थे, जख्मी हो गए थे इस इंसिडेंट में। इस प्रोटेस्ट के बाद, इस इंसिडेंट के प्रोटेस्ट में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना जो टाइटल था सर का उन्हें मिला था, वो उन्होंने रिटर्न कर दिया। अब बात आती है रविंद्रनाथ टैगोर को सर का टाइटल कब मिला। तो वो मिला था 1915 में, दिया था जॉर्ज फाइव ने उन्हें। क्यों दिया था? क्योंकि उनकी एक्सीलेंस के कारण लिटरेचर में वो बहुत ज्यादा उनकी एक्सेलेंसी थी। इसके कारण उनको नाइटहुड नाइटहुड एक टाइटल है जो दिया जाता है। सो उस नाइटहुड के कारण उनको ये टाइटल मिला था सर का, जो उन्होंने प्रोटेस्ट में वापस कर दिया था। सर शंकरन नायर जो थे, वो वॉइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल थे, उन्होंने रिजाइन कर दिया था। और इस पूरे इंसिडेंट को देखने के लिए एक हंटर कमीशन नाम की कमेटी बुलाई गई थी, बिठाई गई थी। उन्होंने इसकी पूरी इंक्वायरी की थी। और इस इंसिडेंट का रिवेंज लेने के लिए सरदार उधम सिंह जी ने माइकल और डायर को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी थी कैक्सटन होल में मार्च 13 1940 में। सो दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट कि किसने रिवेंज लिया था? सरदार उधम सिंह ने लिया था। कहां पे लिया था? कैक्सटन होल में। और कब लिया था? मार्च 13 1940। खिलाफत मूवमेंट जो है वो मुस्लिम लीग के द्वारा चलाई गई थी। मुस्लिम लीग क्या है? मुस्लिम लीग एक कमेटी थी मुस्लिम्स की, जो कि अपने हक ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने रखती थी। उस टाइम पे दो कमेटी थी, एक थी इंडियन नेशनल कांग्रेस जो कि इंडिपेंडेंस के लिए बात करती थी, और दूसरी थी मुस्लिम लीग जो कि मुस्लिम्स के हक के लिए बात करती थी। सो मुस्लिम लीग ने ये चलाई थी 1920 में। ब्रिटिशर्स ने मिसबिहेव किया था मुस्लिम्स के साथ टर्की में, इसलिए ये मूवमेंट जो है वो चलाई गई थी। दो भाइयों के द्वारा चलाई गई थी, पहला था मौलाना मोहम्मद, दूसरा था शौकत अली। इन दोनों ने ये स्टार्ट की थी। इसमें गांधी जी ने इनको सपोर्ट किया था मुस्लिम्स और हिंदू की यूनिटी को शो करने के लिए। सो इसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी ने भी सपोर्ट दिया था। दूसरी मूवमेंट जो है वो है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट फर्स्ट मास मूवमेंट थी गांधी जी की, जिसमें कि बहुत ज्यादा लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। ये जो मूवमेंट थी 1 अगस्त 1920 को लॉन्च की गई थी। 1 अगस्त 1920 को बाल गंगाधर तिलक जी की मृत्यु हुई थी, जिनकी मृत्यु पे गांधी जी ने एक स्टेटमेंट दी थी कि टुडे आई लॉस्ट माय बिगेस्ट वेपन, यानी कि आज मैंने अपना सबसे बड़ा हथियार खो दिया। गांधी जी रिटर्न्ड हिज टाइटल ऑफ केसरी हिंद। केसरी हिंद का एक टाइटल मिला हुआ था गांधी जी को, उन्होंने उनकी मौत के बाद वो रिटर्न कर दिया। सुभाष चंद्र बोस जी अपनी सिविल सर्विसेज को छोड़कर आ गए। नेशनल स्कूल्स जैसे कि काशी विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ, जामिया मिलिया इस्लामिया, ये कुछ स्कूल्स खोले गए। चितरंजन दास थे जो मोतीलाल नेहरू, इन दोनों ने अपनी लीगल प्रैक्टिसेस यानी कि वकील की प्रैक्टिस जो है वो बीच में ही छोड़ दी। एक मैसेज फैलाया गया कि स्वदेशी
ही स्वदेशी फैलाया जाए हर जगह, यानी कि स्वदेशी सामान बनाया जाए घर पे और बेचा जाए, और फॉरेन का जितना भी सामान है उसे बायकॉट किया जाए, कोई उसे खरीदेगा नहीं, ये सोच को बढ़ावा दिया जाए। बट दिस ऑल मूवमेंट वाज कॉल्ड ऑफ ड्यू टू चोरी चोरा इंसिडेंट। अब एक शर्त रखी थी गांधी जी ने कि जब तक तुम लोग वायलेंस नहीं करोगे, नॉन वायलेंस को अपनाओगे, तब तक तो ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में मैं तुम्हारा साथ दूंगा। जैसे ही तुमने नॉन वायलेंस की, जैसे ही तुमने वॉयलेंस की, मैं इसको बंद कर दूंगा। अब चोरी चोरा इंसिडेंट हुआ था, उसके बाद गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को बंद कर दिया था। अब वो क्या था चोरी चोरा इंसिडेंट, उसके बारे में हम देख लेते हैं। चोरी चोरा इंसिडेंट, इट वॉज हेल्ड इन Feb 5 1922। द डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसका जो लेना देना है वो पिछले नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के साथ है। सो ये डेट इंपॉर्टेंट है। इस दिन क्या हुआ था कि एक मोब, अब मंदिर और गुरुद्वारों में भीड़ तो होती है, ठीक है, उस भीड़ को वो शांति वाली भीड़ होती है, लेकिन एक होती है दंगे वाली। जो दंगे वाली भीड़ होती है उसको कहते हैं मोब। सो दंगे वाली भीड़, कुछ पीपल की एट चोरी चोरा इंसिडेंट क्लैश्ड विद पुलिस एंड बर्न 22 पुलिसमैन। एक संगठन ने मिलके, मोब ने मिलके एक पुलिस स्टेशन को जला दिया था, जिसमें कि 22 पुलिस वाले जिंदा जल गए थे। इस इंसिडेंट के बाद नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है जो गांधी जी ने बंद कर दी थी। गांधी जी नाराज हो गए थे, गांधी जी चाहते थे कि नॉन वायलेंस हो, वायलेंस ना हो, इसलिए उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को बंद कर दिया कि अब मैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को कॉल्ड ऑफ कर रहा हूँ, क्योंकि तुम लोगों ने मेरा कहा नहीं माना और तुम लोगों ने जाकर वायलेंस की। फिर उसके बाद आता सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ये जो थी मार्च 12 1930 को चलाई गई थी साबरमती आश्रम से डांडी विलेज तक, ठीक है। देयरफॉर दिस मूवमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड डांडी मार्च। इसको डांडी मार्च भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि साबरमती आश्रम से डांडी विलेज तक गई थी। टोटल लेंथ थी रूट की 375 किलोमीटर, और ये पैदल चल के गए थे। गांधी जी के साथ 78 उनके साथ फॉलोअर्स थे जिन्होंने इस मार्च में हिस्सा लिया था और पूरी कंप्लीट भी की थी। 24 दिन लगे थे टोटल। जो ये सत्याग्रह था इसको व्हाइट फ्लोइंग रिवर, यानी कि सफेद बहता हुआ दरिया भी बोला जाता था, क्योंकि इसमें जो 78 फॉलोअर्स थे प्लस जो गांधी जी थे, इन सब ने व्हाइट क्लोथ्स पहने हुए थे। द मेन रीजन ऑफ दिस मार्च वॉज टू ब्रेक द सॉल्ट लॉ। अब सॉल्ट लॉ क्या है? ये जो मार्च की गई थी ये था कि जो सोल्ट लो, नमक का कानून जो निकाला गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा, उसको तोड़ना था, इसलिए ये चलाई गई थी। वाइट फ्लोइंग रिवर मार्च निकाला गया था। तो अब ये सोल्ट लो समझ लेते हैं। सोल्ट लो क्या था कि इंडिया का जितना भी कोस्टल एरिया है ना, कोस्टल एरिया क्या होता है कि एक तरफ ओशन और एक तरफ लैंड। ये ओशन है इंडिया के नीचे साउथ में, और एक तरफ लैंड है। तो यहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं ना, इनको मना कर दिया गया था कि आप ओशन से सॉल्ट नहीं निकाल सकते। सो ये सॉल्ट लो था। इसको तोड़ने के लिए गांधी जी ने व्हाइट फ्लोइंग रिवर निकाली थी, दांडी मार्च निकाला था। व्हेन दिस सत्याग्रह हेल्ड द वाइसरॉय ऑफ इंडिया वाज लॉर्ड इरविन। उस समय वाइसरॉय ऑफ इंडिया जो था वो लॉर्ड इरविन थे। ऑन March 2 1930 गांधी जी रोड टू लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन को एक लेटर लिखा गया। गांधी जी ने लेटर लिखा और उनको बोला कि मैं ये मार्च बंद कर दूंगा अगर तुम मेरी 11 डिमांड मान लो। अब 11 डिमांड उन्होंने सामने रखी थी। पेशावर में सत्याग्रह वॉज लेड बाय खान अब्दुल गुफार खान। पेशावर जो है अब वो पाकिस्तान में है। सो तब सत्याग्रह जो को लीड किया था वहां पे खान अब्दुल गाफर खान ने, जिनको फ्रंटियर गांधी भी बोला जाता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि हु वाज फ्रंटियर गांधी, ठीक है, तो उसका आंसर होगा खान अब्दुल गाफर खान। The civil disobedience movement was marked as the first time women became mass participant। इस मार्च में सबसे ज्यादा हिस्सा लिया था महिलाओं ने। सबसे पहली मूवमेंट थी जिसमें महिलाओं ने खुलकर हिस्सा लिया था। सरोजनी नायडू भी इस मूवमेंट का हिस्सा थी। सरोजनी नायडू नायडू फर्स्ट वुमेन थी जिसको अरेस्ट किया गया था इन द सॉल्ट मार्च। इन दिस सत्याग्रह व्हेन गांधी जी was arrested, then the next it was presided by अब्बस त्याबजी।
जब इस मार्च में गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया तो अब लीड के लिए किसको आगे रखा जाए, तो वहां पे रखा था अब्बास त्याबजी को, ऑल्सो कॉल्ड ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ गुजरात। सो ये भी क्वेश्चन बनता है कि हु वॉज ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ गुजरात, तो उसका आंसर होगा अब्बास त्याबजी। इन दिस मार्च पीपल सैंग अ सॉन्ग वैष्णव जन को जानिए, रिटन बाय नरसिंह मेहता। नरसिंह मेहता जो है गुजरात के बहुत बड़े लेखक हुए हैं, उन्होंने लिखा था वैष्णव जन को जानिए। ये गांधी जी का फेवरेट सॉन्ग था और ये गाते गाते ही इन्होंने मार्च पूरी की थी। अब उसके बाद आता है पूना पैक्ट। पूना पैक्ट पढ़ने से पहले हम कुछ राउंड कॉन्फ्रेंसेस की बात कर लेते हैं। पहली राउंड कॉन्फ्रेंस जो हुई थी, अब राउंड कॉन्फ्रेंस होता क्या है? राउंड कॉन्फ्रेंस होता है कि जिसमें एक कॉन्फ्रेंस में एक सर्कुलर टेबल में लोग लोग बैठे होते हैं और वो लोग इक्वली माने जाते हैं। उन्होंने अपने विचार प्रकट करने होते हैं, अपने विचार आगे रखने होते हैं। सो फर्स्ट जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, वो हुई थी 1930 को, जिसमें कि आईएनसी ने मना कर दिया था, बाइकआउट किया था इन्होंने, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने। सेकंड हुई थी 1931 में, इसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पार्टिसिपेट किया था। और 32 में थर्ड हुई थी, जिसमें कि गांधी जी तब थे जेल में, जिसके कारण आईएनसी ने पार्टिसिपेट नहीं किया था और गांधी जी तो पार्टिसिपेट कर ही नहीं सकते थे। अब एक आता है कि इंडिया में से किस इंसान ने तीनों जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं तीनों अटेंड की हैं। सो उसका आंसर आता है बी आर अम्बेडकर। सो बी आर अम्बेडकर जो थे वो इकलौते ऐसे इंसान थे जिन्होंने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है वो अटेंड की थी। अब पूना पैक्ट क्या हुआ था कि गांधी जी थे जेल में 1932 में, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ था कि बी आर अम्बेडकर ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लगाने के बाद, अटेंड करने के बाद, वो जेल में मिलने आए थे गांधी जी को। वहां पे इनके बीच में पूना पैक्ट हुआ था। इट वॉज हेल्ड ऑन August 24, 1932 in Yadwada jail between Dr. B.R. Ambedkar, Bhimrao Ramji Ambedkar and Gandhiji during third round table conference. This pact was signed by Madan Mohan Malviya and Ambedkar. दो लोगों के साथ ये पैक्ट जो है वो साइन किया गया था। ये दो लोग हैं, मदन मोहन मालवीय और अंबेडकर। This pact based on the participation of minorities in political division of India and their seats in provincial legislative was increased from 71 to 148. अब यहाँ पे बी आर अम्बेडकर जो है वो कह रहे थे कि हमें रिजर्वेशन चाहिए, जो माइनॉरिटी वाले लोग हैं, जो छोटी जाति के लोग हैं, उनको रिजर्वेशन चाहिए। तो वो कह रहे थे कि रिजर्वेशन की बात आगे रख रहे थे। और वहीं गांधी जी बोल रहे थे कि इनके इलेक्शंस जो हैं वो सेम होने चाहिए। बी आर अम्बेडकर बोल रहे थे एक तो रिजर्वेशन चाहिए, और दूसरा वो बोल रहे थे कि जो माइनॉरिटी क्लासेस के लोग हैं उनकी जो इलेक्शन है वो अलग होने चाहिए। सो इससे गांधी जी नहीं मान रहे थे। वो बोल रहे थे कि ऐसे हम इन सबको बराबर नहीं बना सकते, इसलिए इनके इलेक्शंस तो इकट्ठे ही होने चाहिए। सो एक पूना पैक्ट हुआ था, पूना में हुआ था, इसलिए पूना पैक्ट है। और रिजर्वेशन की सीट्स जो थी माइनॉरिटी क्लासेस की, वो 71 हुआ करती थी, जो कि इंक्रीज करके 148 कर दी गई थी। सो ये था पूना पैक्ट। क्विट इंडिया मूवमेंट, जो क्विट इंडिया मूवमेंट थी वो 1942 में चलाई गई थी। इट वाज स्टार्टेड बाय द फेलियर ऑफ क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन के फेल होने पे ये जो क्विट इंडिया मूवमेंट है वो चलाई गई थी। गांधी जी ने इसको बोला था पोस्ट डेटेड चेक, और वहीं नेहरू ने बोला था ऑन अ क्रैशिंग बैंक। सो ये थी स्टेटमेंट्स, किसने दी है और क्या दी थी ये याद रखना है। An eminent Congress leader C. Rajagopalachari did not support। C. Rajagopalachari कांग्रेस का लीडर था तब, और उसने इस मूवमेंट को सपोर्ट नहीं किया था और रिजाइन कर दिया था कांग्रेस से। कांग्रेस ने अडॉप्ट कर लिया था फेमस क्विट इंडिया रेजोल्यूशन को। कहाँ किया था? वार्धा में किया था, जुलाई 14, 1942 को, एट बॉम्बे सेशन इन ग्वालिया टैंक मैदान में। देयरफॉर इट्स कॉल्ड वार्धा प्रपोजल। सो इसको वार्धा प्रपोजल कहा जाता है। गांधी जी गेव द फेमस स्लोगन डू और डाई, करो या मरो। गांधी जी ने स्लोगन दिया था करो या मरो। आखिरी है ये। बट बिफोर द मूवमेंट गांधी जी एंड अदर लीडर्स ऑफ द कांग्रेस वर इम्प्रिजन्ड अंडर द ऑपरेशन जीरो वार। अब
इस मूवमेंट के पहले, जस्ट पहले, कांग्रेस के कुछ लीडर्स और गांधी जी को इम्प्रिजन कर दिया गया था, जेल में डाल दिया गया था अंडर द ऑपरेशन जीरो आर, एंड दस द पीपल वर लेफ्ट लीडरलेस। और लीडर नहीं बचा था इसका, लीडरलेस हो गए थे, कोई लीडर नहीं था। सो ये पहली मूवमेंट थी जिसका कोई लीडर नहीं था, ये इसको लीडरलेस मूवमेंट भी कहा जाता है। क्विट इंडिया मूवमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड लीडरलेस मूवमेंट या फिर लीडरलेस रिवोल्ट, and this movement is also known as leaderless revolt. The trend of underground revolutionary activities also started during the phase. ट्रेंड ऑफ अंडरग्राउंड एक्टिविटीज होनी शुरू हो गई थी, रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज होनी शुरू हो गई थी आज़ादी के लिए। लीडर्स नेम जेपी नारायण, आर एम लोहिया और अरुणा आसफ अली, अरुणा गांगुली, ऑल्सो कॉल्ड द ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ नेशनल मूवमेंट। अभी हमने पीछे पढ़ा था ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ गुजरात, ठीक है, वो याद रखना है। अरुणा गांगुली कौन थी? ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ नेशनल मूवमेंट। होइस्टेड द कांग्रेस फ्लैग एट ग्वालिया मैदान, कांग्रेस फ्लैग को होस्ट किया था ग्वालिया मैदान में। द मोस्ट डेयरिंग एक्ट ऑफ द अंडरग्राउंड मूवमेंट वॉज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कांग्रेस रेडियो एस्टेब्लिश किया था। मोस्ट अंडरग्राउंड मूवमेंट थी ये, whose announcer name was Usha Mehta। अनाउंसर कौन थी? उषा मेहता थी। द क्विट इंडिया मूवमेंट वाज नॉट सपोर्टेड बाय द मुस्लिम लीग ने इसको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया था। एंड द कम्युनिस्ट डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कॉल्ड दिस अ इररिस्पॉन्सिबल एक्ट एंड एक्ट ऑफ मैडनेस। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने भी इसको सपोर्ट नहीं किया था और इसको बोला था कि ये गैर जिम्मेदारी वाला एक्ट है और या फिर पागलपंती वाला एक्ट है। दिस मूवमेंट क्रिएटेड एज अ वर्ल्ड वाइड इफेक्ट, इस मूवमेंट ने वर्ल्ड वाइड इफेक्ट डाला स्पेशली यूएसए के ऊपर इन ऑफ फेवर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। यूएस प्रेसिडेंट रूजवेल्ट पुट प्रेशर ऑन द ब्रिटिश गवर्नमेंट। जो उस टाइम पे यूएस का प्रेसिडेंट था रूजवेल्ट, उसने प्रेशर डाला था ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर टू ग्रांट द राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन टू इंडिया, कि गवर्नमेंट के ऊपर ये प्रेशर डाला गया था कि ग्रांट कर दी जाए राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन ऑफ इंडिया, यानी कि आज़ाद कर दिया जाए इंडिया को। सो ये थी कुछ मूवमेंट्स। थैंक यू सो मच गाइस। ये थी कुछ मूवमेंट्स जो कि गांधीयन इरा में हुई हैं, गांधी जी के वक्त हुई हैं। उन्होंने स्टार्ट की थी, कुछ नहीं भी स्टार्ट की थी, कि किन किन की हेल्प से की थी, कौन कौन सी सफल हुई, कौन कौन सी फेल हुई, इनके सबके बारे में मैंने पूरी जानकारी देने की कोशिश की है। और एक और बात बतानी रह गई थी कि गांधी जी को पॉलिटिकल टीचिंग लेने के लिए किसने प्रेरित किया था, तो वो थी एनी बेसेंट। एनी बेसेंट ने ही उनको बोला था कि पॉलिटिक्स में पैर रखने से पहले आप एक बार टीचिंग जरूर ले लीजिए। तो किससे ली थी उन्होंने? गोपाल कृष्ण गोखले से ली थी, जिनको वो 1912 में मिले थे। सो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो जल्दी अपलोड हो जाएगी, इसी के बारे में होगी। नेक्स्ट इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट के बारे में, एक्ट्स के बारे में। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।